नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका सेक्शन रहेगा यानी कंपनी अकाउंट्स वाला जो चैप्टर चल रहा है, पार्ट चल रहा है, जिसमें नया टॉपिक के स्टार्ट करेंगे आपका। हालांकि लास्ट आपकी जो छठे नंबर की क्लास थी, पार्ट एफ आपका था, जिसमें बेसिक देख चुके थे। तो सेवन्थ नंबर यानी सातवें नंबर की जो आप आज की जो क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको विद्युत विभाग की जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में जो आपका पार्ट है, यानी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो पार्ट ए है, वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। इसमें इस कोर्स की विशेषताओं के बारे में बात करें तो आपको पार्ट ए में लगभग 200 प्लस वीडियो मिलेंगे। यानी पार्ट ए के जो भी सब्जेक्ट्स है, चाहे आपका कॉस्टिंग हो, एफएम हो, एडवांस अकाउंटिंग हो, इनकम टैक्स हो, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट हो, जीएसटी हो, एक्सेट्रा, जो भी तमाम टॉपिक्स है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा फिर आपका जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स भी आपको बाईलिंगुअल मिलेगी, यानी सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो इस संबंध में आपको क्या करना है, वामिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ में मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन करता हूं, तो आपको टेलीग्राम चैनल या दोनों या किसी में भी, मोस्टली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जैसे क्लास पूरी होती है तुरंत क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल सके। उसके अलावा जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो पीडीएफ नोट्स जो भी है वो आपको मिल सके, एमसीक्यूज मिल सके, और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है तुरंत टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिल सके। ठीक है। और रही बात वैकेंसी की, तो आप सभी को इंतजार है। हालांकि इंतजार आप लोगों को फरवरी 2026 से था कि वैकेंसी का अनाउंसमेंट फरवरी 2026 में हो चुका था, और इसका एग्जाम था अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित था। लेकिन अभी 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक आपकी वैकेंसी नहीं आई है। तो आपकी जो लेटेस्ट आज की ताज़ा न्यूज़ के बारे में बात करें, यानी आज आपका 30 जुलाई 2026 हो चुका है। तो 30 जुलाई के अकॉर्डिंग बात करें तो जहाँ तक न्यूज़ मिली है कि आपका विज्ञापन का कार्य, यानी जो विज्ञापन का जो प्रोसेस है छपवाने का, वो प्रोसेस में चल रहा है। जल्दी आपको 2-4 दिन में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और अगस्त के फर्स्ट सप्ताह से यानी फर्स्ट वीक से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जहाँ तक एग्जाम्स के बारे में बात करें, एग्जाम आपका अक्टूबर में होना न के बराबर है, यानी एग्जाम आपका लास्ट नवंबर या दिसंबर में होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और एग्जाम के बारे में तो जब आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम किस मंथ में या किस सप्ताह में, मंथ के किस सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें पता लग जाएगा। तो हालांकि आपको अक्टूबर ही मान के अभी से आपको तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और मैंने ऑलरेडी 112-13 क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटेंसी कंप्लीट हो चुकी है, जीएसटी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रही है, वो लगभग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इनकम टैक्स आपका पैरेलल चल रहा है, इनकम टैक्स को जल्दी पूरी कर लेंगे। और उसके बाद अलावा जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है, एफएम है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, और कंपनी लॉ है, उसके बारे में जल्दी कवर कर लेंगे। और फिर जैसे चैप्टर का, सॉरी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। यानी जितने भी 10-12 वर्षों में, चाहे वो जेवीएनएल का हो, चाहे प्रैक्टिकल लेक्चरर का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, रिको का हो, चाहे किसी भी कॉमर्स के रिगार्डिंग जितनी भी भर्ती परीक्षाएं अब तक 10-12 वर्षों में आयोजित की गई है, उनका सॉल्यूशन एमसीक्यू के रूप से यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। यानी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, आपसे 1 रुपये भी चार्जेस नहीं किया जाएगा। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये चैप्टर आपका कंपनी अकाउंट्स में है, रिडम्पशन एंड बाईबैक के बारे में बात करेंगे। तो रिडम्पशन के बारे में लास्ट 6 नंबर की क्लास के बारे में बात हो चुकी है, पार्ट एफ के में कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब आपका जो 7 नंबर का क्लास है कंपनी अकाउंट्स में, रिडम्पशन एंड बाईबैक के बारे में, जिसमें बेसिक तो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल को देखेंगे, यानी अधिमान अंशों का शोधन एवं पुनर्खरीद क्या होती है। तो शोधन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो शोधन की एंट्री करेंगे। और फिर आपका बाईबैक के बारे में बात करेंगे, और बाईबैक की एंट्री करेंगे। और बेसिक प्रोविजन 2000 कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अभी लास्ट क्लास में आपका जो आपके 6 नंबर की क्लास थी उसमें यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। यानी रिडम्पशन वाला चैप्टर है, क्या क्या है। रिडम्पशन वाला आपका ये चल रहा है,
अब देखते हैं इसका उदाहरण। तो इसमें क्या बता रखा है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जनरल परिस्थिति देनी है। अब इसमें दो है, एक तो क है और एक आप ख है, ख नेक्स्ट पेज में है। तो क्या बता रखा है कि नर्मदा लिमिटेड ने, किसने, नर्मदा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000, यानी जो अधिमान अंशों का आगे 8%, 10%, 12% जो भी ब्याज दिया जाता है वो लिखा हुआ होता है। तो नर्मदा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 अधिमान अंशों का 5% प्रीमियम पर, कितना, 5% प्रीमियम पर शोधन 10 रुपये वाले 20,000, किसमें, 10 रुपये वाले 20,000 समता अंशों में, समता अंशों का 5% प्रीमियम पर निर्गमन से प्राप्त राशि से किया। यानी 2000 समता अंशों का शोधन करना है और प्रीमियम पे करना है, और एक 100 रुपये का है, और वो राशि कहाँ से जुटानी है, यानी 20,000 समता अंश जारी करने हैं और उनको 5 रुपये प्रीमियम पर जारी करना है। जो राशि प्राप्त होती है उनसे इनका शोधन करना है। संपूर्ण अंशों का विधान प्राप्त हो गया है और पूर्ण सभी संपूर्ण अंशों का विधान हो गया है और पूर्ण राशि यहाँ पे प्राप्त हो गई है। सेकंड सिचुएशन क्या है, यानी 5 स्टार लिमिटेड ने, कौन है, यानी 5 स्टार लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 समता अंशों का निर्गमन 5% बटे पर प्राप्त धनराशि से, जो 5% बटे पर जो निर्गमन किया था, जो राशि प्राप्त हुई थी उस राशि से 1900 अंशों का, यानी 7% एक ब्याज दिन पे दिया जाता है, तो 1900 अंशों का 100 रुपये वाले अधिमान अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन करने का निर्णय लिया गया है। सभी नए अंश ले लिए गए हैं और संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है। जनरल प्रविष्टि आपको दे दी है। पहले तो फर्स्ट वाली स्थिति में देंगे, तो फर्स्ट वाली स्थिति में आपकी एंट्री होगी, यानी यहाँ पे जो भी ब्याज दिया जाता है वो एंट्री 8%, 10%, 12% जो भी है प्रेफरेंस शेयर उसका आगे लिख दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट कर देंगे, यानी बिंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन है। अब इसमें से कितने अंश है, 2000 अंशों का करना है, एक 100 रुपये का है, ठीक है। तो कितनी राशि लौटानी है, 2 लाख रुपए लौटाना है। और 5, ऊपर वाली स्थिति में को देख लेते हैं दोबारा, यानी सॉरी 100 रुपये वाले हैं, 2000 अंश है और 5% प्रीमियम पर इनका शोधन करना है। अब शोधन की एंट्री करते पहले, तो 2000 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। और 5% प्रीमियम करेंगे, 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 रुपये प्रीमियम का हो गया, टोटल राशि कितनी हो जाएगी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाएगा आपका 2,10,000 रुपया। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, एंड एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू के बारे में बात करें तो अपन 20,000 अंश जारी कर रहे हैं, एक 10 रुपये का है, कितने का, 10 रुपये का है, तो 2 लाख रुपये इससे प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा 5% आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10,000 ये प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी तरीके से 2,10,000 रुपये का, 2,10,000 रुपया है वो नए समता अंशों की राशि से प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, एंड एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फ्रेश इशू है। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे, किसके अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में इस राशि को ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की राशि कितनी है, प्रीमियम से 2,10,000 रुपये की है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल की 2 लाख रुपए की राशि है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह से फायदा हुआ है तो इसको शेयर कर देंगे तो 10,000 रुपये की राशि यहाँ पे ये आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइडेड फॉर, अब जो प्रीमियम रिडम्पशन में 10,000 रुपये प्रीमियम दिया गया था तो उसका एडजस्टमेंट करना है। तो एंट्री होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले शेयर हुआ था उसको डेबिट कर देंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट हो जाएगा। कितनी राशि से, 10,000 रुपये की राशि का सिक्योरिटीज प्रीमियम पे यूटिलाइज किया गया, इस कारण से यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, फिर इनका पेमेंट करना है शेयर होल्डर को, पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 2,10,000 का, 2 लाख तो एक्चुअल राशि है, 10,000 रुपये में सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि आ जाएगी। ठीक है, तो कै वाली एंट्री हो चुकी है। सेकंड एंट्री यहाँ पे देखिए, जनरल और 5 स्टार लिमिटेड के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो अमाउंट कितनी देनी है वो देखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। अब यहाँ राशि कितनी चुकानी है, यानी 1900 को करना है, एक 10 रुपये, एक आपका 100 रुपये का है तो 1,90,000 रुपये तो भुगतान करना है। 10 रुपया यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर है 19,000 रुपये, ये हो गया। टोटल राशि कितनी चुकानी है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चुकानी है 2,09,000 रुपया, ये हो गया। नेक्स्ट है, और नए अंश जारी किए गए हैं, कितने अंश जारी किए गए हैं, इसमें क्या बता रखा है कि 1900 सॉरी
यानी 10 रुपये वाले 20,000 समतांशों का निगमन 5% बट्टे पे किया गया। अब 5% बट्टे पे करेंगे तो 2 लाख रुपए होना चाहिए, 5% कर देंगे तो यहाँ पे एक तरीके से 1,90,000 रुपये यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है? 190 प्राप्त हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। 5% बट्टे पे कर रहे हैं तो 1,90,000 रुपये की राशि यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करें an equity share application and allotment account debit discount on issue of share account debit to equity share capital है, यानी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड डिस्काउंट चार्ज है। तो इसकी एंट्री करेंगे तो 1,90,000 रुपया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से प्राप्त हो चुके हैं और 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है निर्गमन पर, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपया। फिर है अब 19,000 रुपये के बारे में बात करें तो 19,000 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया गया है रिडम्पशन पर। उसका समायोजन करेंगे या तो P&L से करेंगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम से करेंगे। तो एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कितने से 19,000 से यहाँ पे समायोजन कर देंगे। फिर राशि लौटानी है 2,09,000 रुपये का रिडम्पशन करना है यानी भुगतान करना है शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा कितने से 2,09,000 रुपये की राशि यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है आकांक्षा लिमिटेड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यानी आकांक्षा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 3,000 अधिमान अंशों का शोधन 10% प्रीमियम पर 31 मार्च 9 को करना चाहती है। इससे हेतु कंपनी ने अंशधारियों को अपने अंशों का क्या किया है, यानी इससे हेतु कंपनी ने अपने अंशधारियों को अपने अंशों का 10 रुपये वाले समता अंश जो 15 रुपये में निर्मित किए जाएंगे में बदलवाने का विकल्प दिया है। अब इसमें 60% या 60% अंशधारियों ने इस विकल्प को स्वीकार कर लिया है और 40% ने स्वीकार नहीं किया है। शेष को लाभों में से भुगतान किया गया है। जनरल प्रविष्टि आपको करनी है। अब इसमें एंट्री करते पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि 3,000 तो आपके अधिमान अंश है और ये प्रत्येक 100 रुपये वाला है तो 100 इंटू 3,000 कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 3 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपया हो जाएगा। और 10% प्रीमियम पे करेगा 30,000 रुपये प्रीमियम हो जाएगी। टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 3,30,000 रुपये। टोटल राशि फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3,30,000 रुपये की टोटल राशि यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब 60% अंशधारियों ने इस विकल्प को स्वीकार किया है। अब तो इसमें एंट्री देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब यहाँ पे राशि किस प्रकार से आई है पहले देखते हैं। यानी एक टिप्पणी देखते हैं पहले। यानी परिवर्तन पर समता अंशों की संख्या इस प्रकार याद की गई है। यानी सूत्र इसका कुल भुगतान में परिवर्तन स्वीकार करने वालों की संख्या अपन अंश का निगमित मूल्य है। तो 60% व्यक्ति थे और तो पेमेंट टोटल कितना करना है? 3,30,000 रुपये करना है। इसका 60% निकाल लेंगे अपॉन 15 यानी 10 रुपये का जो अंश था उसको 15 रुपये में विकल्प करने का 60% अंशधारियों ने विकल्प को स्वीकार किया है। तो 13,200 रुपये कितना हो जाएगा? 13,200 रुपये हो जाएगा। और एक कितने रुपये का? 10 रुपये का है तो 1,32,000 रुपये की टोटल राशि यहाँ पे आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1,32,000 रुपये की टोटल राशि यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से जो ये आपकी एंट्री है यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,32 आ गया। अब यहाँ पे 10 रुपये का था 15 में करा था 50% बढ़ा था तो इसका आधा करेंगे 66,000 हो गया। टोटल करेंगे 1,98,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो जाएगा। और फिर बाकी जो रिमेनिंग राशि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। यानी P&L से बाकी जो रिमेनिंग राशि है वो 1,68,000 रुपये का जो भुगतान करना है वो 1,68,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया गया है। किनको? शेयर होल्डर्स को भुगतान करने हेतु। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात करें। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले CR था, अब इसको डेबिट करेंगे क्योंकि 30,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा कितने से? 30,000 रुपये से। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा एन अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन में पेड कर देंगे 1,32,000 रुपये। कितना हो जाएगा? यानी 1,32,000 रुपये का यहाँ पे भुगतान हो जाएगा। और बाकी जो 1,68,000 रुपया है तो 1,68,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको यूटिलाइज कर लेंगे। यानी परिवर्तन पर मूल राशि की व्यवस्था 1,32,000 की हुई है, इसलिए शेष 1,68,000 रुपये की राशि प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाभ से यहाँ पे ली गई है। ठीक है, तो ये तो हो चुका आपका फ्रेंड्स यहाँ पे रिडम्पशन वाला
टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अभी इसी वीडियो के माध्यम से तो प्रैक्टिकल देखा था और जो लास्ट वीडियो था उसमें बेसिक देखा था। अब इसी वीडियो के माध्यम से बाईबैक के बारे में बात करेंगे। पहले उसका बेसिक देखेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बाईबैक का मीनिंग क्या होता है, यानी बाईबैक ऑफ शेयर्स है। तो इसका अर्थ देखें तो कंपनी द्वारा स्वयं के अंशों को पुनः क्या क्या कर रखा है इसमें, यानी कंपनी द्वारा स्वयं के अंशों को पुनः खरीद लेना, अंशों की वापसी या वापसी खरीद या पुनर्खरीद कहलाती है। यानी कंपनी द्वारा जो स्वयं के अंश होते हैं ऑलरेडी पहले जारी किए जा चुके होते हैं, तो उनको ही कंपनी द्वारा इन फ्यूचर में खरीद लिया जाता है, उसी को ही बाईबैक या पुनर्खरीद कहा जाता है। यदि अंशों का बाजार मूल्य क्या है, यदि अंशों का मार्केट वैल्यू इनके पुस्तक मूल्य यानी बुक वैल्यू या वास्तु रियल मूल्य से कम हो, तो सामान्यतः कंपनी अपने अंशों की पुनर्खरीद करती है। क्या है, यानी जो बाजार मूल्य है अगर इनके पुस्तक मूल्य या वास्तविक मूल्य से कम होता है तो सामान्यतः कंपनियां अंशों की पुनर्खरीद करने का कार्य करती है। अब अंशों की पुनर्खरीद के कौन कौन स्रोत है, किन किन सोर्सेज से अंशों की पुनर्खरीद की जा सकती है। इसमें बेसिकली एक तो होता है अपने स्वतंत्र कोषों से, जो भी कंपनी के फ्री रिजर्व होते हैं, जो राशि होती है उनसे इनको परचेज कर सकती है। इसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का शेष होता है, उस राशि से इसको खरीद सकती है। इसके अलावा अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से, यानी अंशों के अलावा या अन्य कोई निर्दिष्ट सिक्योरिटीज होती है जो राशि प्राप्त होती है, उस राशि से अंशों का बाईबैक करने के लिए उस राशि को यूटिलाइज किया जा सकता है। और यह निर्गमन इसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, यानी जो निर्गमन है अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूति से जो राशि प्राप्त होती है वो सिर्फ और सिर्फ निर्गमन के उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए, तभी अंशों की बाईबैक की जा सकती है। ठीक है, अभी अंशों का पुनर्क्रय के बारे में यहाँ पे टेबल तैयार की है, तो इसमें डिटेल से देखते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है, इसमें जो प्रोविजन बता रहे कंपनी एक्ट के अनुसार क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं वो देखते हैं डिटेल से। यानी अंशों का पुनर्क्रय यानी बाईबैक ऑफ शेयर्स, तो इसमें से प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो ये अंशों का पुनः क्रय कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, सेक्शन कौन सा देर का है, यानी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो सेक्शन है, ये ध्यान रखना विशेष आपको 68 यानी 68 में प्रावधान कर रखा है। धारा 68 में कंपनी को यह सुविधा है कि कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय निम्न में से किसी भी प्रकार से कर सकती है। एक तो है आनुपातिक आधार पर वर्तमान क्षमता अंशधारकों से कर सकती है, इसके अलावा ओपन मार्केट से कर सकती है, न्यून खेप अंशधारकों से कर सकती है। किन से कर सकती है, एंड जो न्यून खेप अंशधारक होते हैं उनसे कर सकती है, या कंपनी के कर्मचारियों से इस प्रकार से बाईबैक की जा सकती है। नेक्स्ट है, कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय मुक्त आरक्षित प्रीमियम यानी अधिमूल्य या अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूति से प्राप्त धनराशि में से कर सकती है। मुक्त आरक्षित में से अंशों का पुनः क्रय करने की स्थिति में कंपनी को क्रय किए गए अंशों के वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट खाते में राशि ट्रांसफर करनी होगी। जो भी वास्तविक इस राशि का यूटिलाइज किया जा रहा है उतनी राशि कंपनी द्वारा CRR अकाउंट में ट्रांसफर करना अनिवार्य होता है। अंशों को पुनः क्रय करने के समय निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है इसको देखते हैं। एक तो प्रोसेस होती है यहाँ पे कि अंशों, अब कौन कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन महत्वपूर्ण है तभी अंशों का बाईबैक किया जा सकता है, अदरवाइज बाईबैक नहीं हो सकता है। तो अंशों का पुनः क्रय अंतर नियम द्वारा अधिकृत होना चाहिए, यानी जो कंपनी एक्ट है, सॉरी जो कंपनियां हैं उनका जो अंतर नियम होते हैं उनमें वो अधिकृत होना चाहिए। अगर अधिकृत नहीं है तो कोई भी कंपनी बाईबैक यहाँ पे नहीं कर सकती है। इसके अलावा अंशधारकों की सामान्य सभा में विशेष संकल्प पारित किया जाना चाहिए, एंड जो अंशधारकों शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें स्पेशल रेजुलेशन विशेष संकल्प स्पेशल रेजुलेशन इसके रिगार्डिंग पास आउट होना चाहिए। किसी भी एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल वर्ष में अंशों का पुनः क्रय प्रदत्त पूंजी यानी पुनः क्रय है पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व यानी मुक्त आरक्षित के कितना 25% से अधिक नहीं हो सकता। ये विशेष है, इस पर प्रश्न आ सकता है। यानी किसी भी वित्तीय वर्ष में अंशों का पुनः क्रय प्रदत्त पूंजी यानी पेडअप कैपिटल और जो आपके मुक्त आरक्षित होते हैं के 25% से अधिक नहीं हो सकता है, तभी आप बाईबैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा अंशों के पुनः क्रय के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात यानी जो इक्विटी है ऋण क्षमता अनुपात है, अंशों के पुनः क्रय के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात आपका 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, यानी 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप बाईबैक कर सकते हैं। इसके अलावा अंशों के पुनः क्रय तो समस्त अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, यानी अंशों का बाईबैक करना है तो अंश जो भी समस्त अंश है वो फुली पेडअप होनी चाहिए, एंड जो भी मांग उन पर मांगी गई है वो कंप्लीट पेडअप होनी चाहिए, एंड किसी प्रकार से पॉलिसी इन एरियर वहाँ पे पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों का बाईबैक हो जाना चाहिए, यानी जैसे कंपनी द्वारा सामान्य मीटिंग में अंशधारियों की सामान्य मीटिंग में स्पेशल रेजुलेशन के माध्यम से प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। और प्रस्ताव पास होने के विदिन 1 ईयर्स या 12 महीने में ये बाईबैक हो जाना चाहिए।
और कंपनी को रजिस्ट्रार यानी कंपनी को रजिस्ट्रार और सेबी के पास शोधन क्षमता अधिघोषणा जिसे कम से कम 2 डायरेक्टर्स 2 निदेशकों ने हस्ताक्षरित किया हो भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार की प्रोसेस कंपनियों को अपनानी होती है, तभी बाईबैक यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अंशों की पुनर्खरीद की शर्तें कौन कौन सी है, कंडीशंस के बारे में बात करते हैं पहले। यदि कोई कंपनी अपने अंशों की पुनर्खरीद मुक्त संचयों से करती है तो वह कंपनी पुनर्खरीद किए गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते में ट्रांसफर करेगी। ऐसे अंतरण को कंपनी के चिट्ठे में भी दर्शाया जाएगा, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। यानी मुक्त संचय फ्री रिजर्व से अगर कोई बाईबैक करती है कोई कंपनी, तो जितनी राशि का यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है उतनी राशि पूंजी शोधन संचय यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना अनिवार्य होता है, और ऐसे जो ट्रांसफर किया गया है उसको कंपनी के बैलेंस शीट में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज की पुनर्खरीद पूरी होने के 30 दिनों के भीतर, क्या जैसे सिक्योरिटीज की पुनर्खरीद बाईबैक कर लेते हैं तो खरीद पूरी होने के 30 डेज के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार तथा सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 एक्ट के तहत 1992 में की गई थी, सेबी के पास बाईबैक से संबंधित एक विवरणी यानी रिटर्न प्रस्तुत करनी पड़ती है। जिन कंपनियों के अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या लिस्टेड नहीं है, उन्हें सेबी के पास ये विवरणी प्रस्तुत करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर लिस्टेड है तो करनी पड़ेगी, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो सेबी के पास में इस प्रकार से रिटर्न प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहती है। अब अंशों की पुनर्खरीद के कौन कौन से एडवांटेज है, कौन कौन से लाभ है, तो अंशों की पुनर्खरीद के लाभ देख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो अंशों की पुनर्खरीद से कंपनी की पूंजी संरचना के पुनर्गठन में सहायता मिलती है। फर्स्टली जो प्रॉफिट होता है अंशों की, जो अगर बाईबैक किया जाता है तो कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें उसका पुनर्गठन में सहायता मिलती है। इसके अलावा यह कंपनी को अनावश्यक पूंजी से छुटकारा पाने में सहायक है, जिससे कंपनी अपनी प्रति अंश आय बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा यह अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा कंपनी पर कब्जा करने के प्रयासों को भी विफल करती है। ये सबसे बड़े एडवांटेज इसमें होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो चुका आपका थ्योरेटिकल, इसमें बाईबैक क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बेसिक प्रोविजंस कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है बाईबैक की, उसके बारे में बात हो चुकी है। अब अंशों की पुनर्खरीद के रिगार्डिंग जो प्रविष्टियां की जाती है, एंट्री की जाती है, किस प्रकार से की जाती है वो देख लेते हैं। अंशों की पुनर्खरीद पर प्रविष्टियां एंट्रीज ऑफ बाईबैक और शेयर्स है। अंशों की पुनर्खरीद पर लेखे अधिमान अंशों के शोधन की तरह ही किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार है। अधिमान अंशों का शोधन किया जाएगा, सेम उसी प्रकार से की जाएगी। यदि अंशों की पुनर्खरीद समूल्य पर होती है तो एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट हो जाएगी, अंकित मूल्य आ जाएगा। यदि अंशों की पुनर्खरीद प्रीमियम पर होती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक तरह से लॉसेज हो रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे अंकित मूल्य की राशि आ जाएगी, प्रीमियम की राशि आ जाएगी, और वास्तविक जो भुगतान राशि की गई है वो यहाँ पे दोनों का योग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है, यदि अंशों की पुनर्खरीद बट्टे पर की जाती है तो इसमें एंट्री हो जाएगी, बट्टे की एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्या हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, यानी अंकित मूल्य आ जाएगा, भुगतान की राशि आ जाएगी और बट्टे की राशि यहाँ पे आ जाएगी। तो बिंग बाई बैक ऑफ शेयर्स है डिस्काउंट, यानी एक तरह से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। अगर बट्टे पे पुनर्खरीद करेंगे तो कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रीज की। यदि पुनर्खरीद प्रतिभूति प्रीमियम या स्वतंत्र लाभों से की गई है, अगर बाईबैक की अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं या प्री रिजर्व से राशि को यूटिलाइज करके किया गया है तो उस समय में एंट्री हो जाएगी। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से करें सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, अगर जनरल रिजर्व से कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीआर हो जाएगा, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। एंड अंशों अंकित मूल्य से जो भी राशि है वो आ जाएगी और जो राशि है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है, यदि प्रीमियम पर क्रय करने पर प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट खोला गया हो, अगर प्रीमियम पर कोई शेयर बाईबैक कर रहे हैं और वहाँ पे प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट खोला गया हो तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इसके अलावा प्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। एंड पुनर्खरीद के प्रीमियम की राशि से यहाँ पे एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो ये एंट्री देख चुके हैं, अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसमें चंद्रकांता लिमिटेड की निर्मित पूंजी कितनी है, 5 लाख रुपया है, जो 10 रुपये वाले समतांशों में विभक्त है। 5 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपये वाले समतांशों में विभक्त है। 31 मार्च 9 को प्रतिभूति प्रीमियम खाते यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितने का शेष है, 90,000 का हमें बैलेंस देर का है। जनरल रिजर्व में कितने का, 80,000 का शेष है, ध्यान रखना आपको, जनरल रिजर्व में 80,000 का शेष है। कंपनी ने अपने ही 10,000 समतांश क्या है, यानी कंपनी ने अपने ही 10,000 समतांश 15 रुपये किस पर 15 रुपये प्रति अंश से खरीदने का निर्णय लिया गया है।
कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि करनी है। तो पहले 10 रुपये का था, अब 15 रुपये लिया गया है, 5 रुपये का प्रीमियम है। अब इसमें एंट्री क्या होगी? फर्स्टली एंट्री देखेंगे, एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 10,000 समतांश है, एक कितने का था? पहले 10 रुपये का था, 10,000 इंटू 10 कर देंगे 1 लाख रुपया हो गया। और यहाँ पे 10 रुपये का था, 5 रुपये प्रीमियम पे ले रहे हैं, एक तरह 50% ले रहे हैं, तो 50,000 रुपये यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो टोटल राशि कितनी है? 1 लाख रुपये का तो शेयर हो गया, 50,000 का प्रीमियम हो गया, 1.5 लाख रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब इसमें से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अब जो राशि है, एक सिक्योरिटी शेयर कैपिटल की 1 लाख रुपए की राशि थी, इसमें 90,000 तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में थे, 80,000 रुपये आपके जनरल रिजर्व के अंतर्गत यहाँ पे फंड में थे। कितना था? 90,000 तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में है और 80,000 रुपये आपका जनरल रिजर्व में शेष है। अब इस राशि जो 1 लाख रुपये का शेयर कैपिटल राशि है उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से 40,000 रुपये ले रहे हैं और जनरल रिजर्व से 60,000 रुपये ले रहे हैं, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में इस राशि को ट्रांसफर कर देंगे। कितनी राशि को? 1 लाख रुपए की राशि को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो भी राशि सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व से दी जाती है उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी CRR अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये 7th नंबर की क्लासेज है, जिसमें फर्स्टली तो रिडम्पशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल प्रश्न देखे थे, फिर बाई बैक के रिगार्डिंग थ्योरेटिकल बात की है, बेसिक प्रोविजन कंपनी एक्ट के अनुसार बात की है, और उसके बाद भी प्रैक्टिकल या उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों को समझने का प्रयास किया गया है। तो आपका रिडम्पशन एंड बाई बैक वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब यानी आपका निर्गमन हो चुका है, फॉरफिटेड हो चुका है, रिडम्पशन हो चुका है, बाई बैक हो चुका है। अब नए चैप्टर में जो कंपनी एक्ट के जो रिमेनिंग जो भी कंपनी अकाउंट्स के जो रिमेनिंग आपके चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी एकीकरण, अमालगमेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, जो भी कंपनी का वाइंड अप, समापन एक्सेट्रा जो भी है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार से क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आप क्लासों में किसी प्रकार से कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे जरूर सजेशन दें, ताकि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग जो भी रेक्टिफाई का कार्य है वो मैं कर सकूं। थैंक यू।